हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करने का मन हो तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और उसके बाद फिर मन बनाया जाता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और अगर इन्वेस्ट करने लायक है तो किस राइट प्राइस में हमें उसमें इंटर करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले हम लोग एज यूजुअल पहले इसका फंडामेंटल स्टडी करेंगे कंपनी के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को काफी डिटेल में समझेंगे। हो सकता है अगर वीडियो लंबा होगा तो हो सकता है इसका मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं इस वीडियो को। तो हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम इस वीडियो को रिलीज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 2374 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंटली ये 344 रुपए पे ट्रेड कर रही है और आज ही इसमें 13% का जंप लगा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि 13% का जंप लगने का मतलब 30-35 रुपया आज ही शेयर का दाम बढ़ा है। हाई ये ऊपर में 398 तक गया हुआ है और नीचे 175 रुपया तक 52 वीक लो है। अभी ये 14.8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसका 56 है, तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो खासा एक्सपेंसिव लगेगा हम लोग को। प्राइस टू बुक इज 6.14 टाइम्स, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो 1.01 टाइम्स है, जो कि वैल्यूएशन को सस्ता बताता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30.3%, विच इज वेरी गुड। एंड लुक एट रिटर्न ऑन इक्विटी। आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए, 42.5% रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज नॉट अ जोक। बहुत कम ऐसी कंपनी आपको मार्केट में मिलेगी जो 42.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके देती है। सेल्स इसका पिछले अगर 12 महीना का देखे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो 2350 करोड़ का इसमें सेल किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप टू सेल्स जो है ऑलमोस्ट 1 टाइम्स के आसपास है, जो हमने यहां पर भी देखा। अब आगे चल के देखते हैं इनका चार्ट पैटर्न कैसा दिखा रहा है। तो चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो कंपनी का ये ट्रेड कर रही थी 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही थी, फिर इसने दोनों को क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर यहां पर एक सपोर्ट लिया और आज अचानक से एकदम शूट अप कर गया। तो 50 डे डीएमए के पास आके ये कंपनी अचानक से इसमें आज बहुत तेज का बाइंग आया है। सॉरी। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान देते हैं तो दिसंबर में 557 करोड़ का बिक्री था, मार्च में बढ़ के 666 करोड़ हो गया, जून में अभी थोड़ा सा गिर के 580 करोड़ हुआ। पर इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ट्रैक करेंगे, पिछले जून से कंपेयर करें, तो वहां से काफी अच्छा यहाँ पर टॉप लाइन में ग्रोथ आया। बट पिछला जून लॉकडाउन क्वार्टर था, तो वहां पर थोड़ा सा उनका वर्क हैम्पर हुआ होगा। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोबारा से ये अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये देखने में बहुत कम लगेगा कि 16 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 70 करोड़ था, उसके पहले ये 54 करोड़ था, उसके पहले 50 करोड़ था। पर यहां पर क्या हुआ, अदर इनकम इनका 50 करोड़ हुआ है। नॉर्मली जब अदर इनकम इतना ज्यादा होता है हम उसको नेगेटिव मानते हैं, बट यहां पर समझना होगा कि अदर इनकम दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा जो किसी बिजनेस एक्टिविटी के वजह से हुआ और एक ऐसा जो किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ। तो इनका ये जो अदर इनकम है ना, ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से नहीं है। आप देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम जीरो है। ये जो है अदर नॉर्मल इनकम है, जहां से 50 करोड़ का इनकम आया। ठीक है। तो यानी ये इनकम बिजनेस के वजह से, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शनल गेन हुआ है। इनका इंटरेस्ट पेमेंट जो हुआ है 11 करोड़ का हुआ है, एंड ऑल टुगेदर इनका जो नेट प्रॉफिट आया 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। तो 6 रुपया 16 पैसा का इन्होंने पर शेयर अर्निंग दिया, यानी अर्निंग पर शेयर 6 रुपया 16 पैसा का है। अगर पिछले साल का बात करें मार्च 2022 का, तो 2200 करोड़ का सेल था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 211 करोड़ था, 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन था। तो वहां से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो लगेगा अरे 10% का मार्जिन एकदम 3% हो गया। बट अगेन हम लोग को इसको कंसिडर करना होगा और लॉजिकली इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 66 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा, तो ये मार्जिन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ओवरऑल पूरे साल में इन्होंने 140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था, जो कि 20 रुपया का अर्निंग पूरे साल में था। पूरे 12 महीना का अगर देखें तो टॉप लाइन में 47% का ग्रोथ आया, जबकि
प्रॉफिट में 128% का ग्रोथ है। तो जब इस तरह से होता है ना कोई कंपनी, तो उसको कैसे समझते हैं, नंबर्स क्या बताता है? नंबर ये बताता है कि 12 महीना में सेल्स भले ही 47% ग्रो किया है, पर प्रॉफिट 128% ग्रो किया है। यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है उसका बिक्री बढ़ रहा है, जिसके वजह से वॉल्यूम भले ही उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो या टॉप लाइन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो, पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। यानी इनको ऑपरेटिंग लिवरेज का एडवांटेज मिल रहा है, और दूसरा इनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का बिक्री बढ़ रहा है, जिससे मार्जिन इनको बेटर मिल रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को ये नंबर बता रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो इनके पास बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 390 करोड़ का है, फिक्स्ड एसेट 191 करोड़ का है, 42 करोड़ जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो टोटल एसेट इनके पास 998 करोड़ का। कैश फ्लोज देखें तो मार्च 22 में कैश फ्लो काफी वीक है, तो दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक। कैश फ्लो वीक नहीं होना चाहिए, पर समझते हैं कि कैश फ्लो क्यों वीक है। रिसीवेबल्स में इनका 50 करोड़ रुपया फंस गया, इन्वेंट्री में इनका 156 करोड़ रुपया फंस गया, और पेबल्स 60 करोड़ नेगेटिव हो गया। यानी पेमेंट इन लोग को पहले करना पड़ रहा है, और जो डेटर से पैसा आ रहा है वो बाद में आ रहा है। इन्वेंट्री में जो पैसा फंस रहा है वो ज्यादा दिन के लिए फंस रहा है। अब इसको हम लोग अगर मार्केट को समझते हैं तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल लॉजिस्टिक्स का बहुत सारा इश्यूज था। तो लॉजिस्टिक्स का क्योंकि इतना सारा इश्यूज था ना, इस वजह से क्या हो रहा है, इन्वेंट्री के टर्नओवर में टाइम ज्यादा लग रहा है। क्योंकि इनका अभी हम लोग जब बिजनेस समझेंगे, क्यों मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस एनालाइज करना। अगर आपको बिजनेस कंपनी का नहीं समझ में आएगा ना, तो ये नंबर्स को आप उतना डीपली स्टडी नहीं कर पाओगे, और फ्यूचर के बारे में फ्यूचर प्रिडिक्शन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या धंधा क्या करती है, क्या बिजनेस है उसका, कहां पर उसको प्रॉब्लम होता है, तो ये नंबर्स में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ये सारा समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो अभी चलते हैं और देखते हैं इनका पैसा कहां कहां पर फंसा। रिसीवेबल्स में फंसा, इन्वेंट्री में फंसा, क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स इशू हो गया था। तो जो सामान पहले इन लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, स्क्रैप जो है वो फॉरेन से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में उस स्क्रैप को रिसाइकिल करते हैं और फिर इंडिया में बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो स्क्रैप जो इंडिया में आता है तभी इनका रिसाइकलिंग होता है। तो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होने की वजह से स्क्रैप आने में टाइम काफी ज्यादा लग रहा था। तो लॉजिस्टिक्स इशू की वजह से क्या हुआ कि इनका जो सामान आने में डिले हो रहा है, कस्टमर से पैसा आने में डिले हो रहा है, ये सारा कुछ इनको डिले फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से ये पैसा इनका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर थोड़ा सा जाम हो गया। तो हम लोग कंपनी को बहुत ज्यादा दोष नहीं दे सकते अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इनको दिक्कत हुआ है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें कैश कन्वर्शन साइकिल, तो मार्च 2022 में बढ़ा है। 80 दिन का साइकिल हुआ करता था, वो 109 दिन हो गया। तो यहाँ पर नंबर्स थोड़े से डिप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बट अगेन हम लोग जब मैक्रो लेवल पे सिचुएशन को समझते हैं तो हम लोग रियलाइज करते हैं कि ये कंपनी का दोष नहीं है। हम लोग को कंपनी को पनिश नहीं करना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसा है तो उसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रमोटर के पास होल्डिंग, अगर इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 73% होल्डिंग है, F2 के पास 1.13% होल्डिंग है, पब्लिक के पास करीब करीब 24% होल्डिंग है, और अदर्स जो है, ये अदर्स कौन है? ये अदर्स को अगर हम डिटेल में देखें तो ये यहाँ पर ट्रस्टी है, जो कि ग्रेविटा के ये इंप्लॉइज के बिहाफ में इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए। तो ये 2% होल्डिंग समझ लीजिए इंप्लॉइज के पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, की कंपनी का नंबर्स क्या है। ठीक है, नंबर्स कैसे इंप्रूव हो रहा है या कहां पर कारण की वजह से कुछ कुछ नंबर्स खराब हो रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस का डेप्थ क्या है, क्या एग्जैक्टली फैक्टर्स है जो उसके बिजनेस को अच्छा बनाते हैं, कौन से फैक्टर्स उनके बिजनेस में रिस्क का काम करते हैं। तो इसको काफी डिटेल में हम लोग आगे चल के समझते हैं। बट इससे पहले कि हम बिजनेस के डिटेल में जाए, 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहूंगा। बार बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपका वीडियोस बहुत लंबा होता है, थोड़ा छोटा वीडियोस बनाया करिए। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कुछ वीडियोस में कहा है, दोबारा कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, ये वीडियोस लंबे होने के पीछे कारण ये है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको किसी भी कंपनी के बारे में पूरा डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको किसी भी तरह से कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे के मिसगाइड करूं, या 5-10 मिनट का वीडियो बनाऊं सिर्फ व्यूज के लालच में आके, छोटे वीडियोस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दूं, और आप उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन ले जो आपको नुकसान पहुंचाए।
तो भले ही व्यूज थोड़े कम आए, इट्स ओके विथ मी, बट मेरी वजह से आपका पैसा का नुकसान हो या आप कोई गलत डिसीजन ले, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा कंपनी के बारे में, पूरा डिटेल में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप ऐसे डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे पहुंच जाएं कि आप समझ जाएं कि ये कंपनी अच्छी है या कंपनी खराब है। और उसके बाद फिर आप अपना पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, मेरे तरफ से कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने गलत रिकमेंडेशन दिया, मैं बार बार कहता हूँ इस चैनल में मैंने आज तक कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपके सामने जो है कंपनी जैसी है वो आपके सामने पूरा ओपन डिटेल के साथ रख दूं, फिर आप अपना डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर ही अपना पैसा लगाएं। सिर्फ मेरे मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरा काम सिर्फ आपको एजुकेट करना है बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1992 में। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी लीड बनाने वाली इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ग्रेविटा इंडिया। द कंपनीज बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 4 वर्टिकल्स, यानी इनके बिजनेस जो है ये 4 अलग अलग वर्टिकल्स में है। ये लोग लेड का रिसाइकलिंग का काम करते हैं, जो इनका फ्लैगशिप बिजनेस है। फ्लैगशिप बिजनेस का मतलब होता है जहां से ये कंपनी शुरुआत हुई थी, जिस चीज या जिस बिजनेस को लेके इस कंपनी को जाना जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे चल के और नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, जहां पर ये लोग एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग करते हैं, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं और कुछ टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। द कंपनी ऑल्सो हैज एक्सपर्टाइज इन रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बैटरीज, यानी जो लीड एसिड बैटरीज है ना, उस यूज्ड बैटरी को रिसाइकलिंग करने में भी इनका काफी एक्सपर्टाइज है। ठीक है, केबल स्क्रैप एंड अदर लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, इसके भी रिसाइकलिंग में इनका एक्सपर्टाइज है। तो कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है? कंपनी का हेडक्वार्टर है जयपुर में। is in the business of manufacturing lead products, value added lead products, aluminum and plastic products। तो ये सारा काम करती है। कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं ये इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी के जैसी है, जिसका बहुत सारे देश में बिजनेस है। कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स इन इंडिया। नॉन फेरस का मतलब होता है स्टील के अलावा, जैसे एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का ये लोग रिसाइकलिंग करते हैं। तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर्स है। कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इको फ्रेंडली लेड रिसाइकलिंग प्लांट्स। ठीक है, एंड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो इनका जो टर्नकी प्रोजेक्ट है ना, टर्नकी प्रोजेक्ट में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लेड रिसाइकलिंग का प्लांट पूरा बना के अपने क्लाइंट्स को देते हैं, या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बना के अपने क्लाइंट को देते हैं। तो पहला काम तो इनका क्या है कि मेटल्स को रिसाइकलिंग करना, जहां पर ये लोग 3 चीजों का रिसाइकलिंग करते हैं, लेड का, एल्यूमिनियम का और प्लास्टिक्स का। तो इनके स्क्रैप को लेते हैं, स्क्रैप को रिसाइकल करते हैं, इनगोट्स बनाते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। ये पहला धंधा है इनका। दूसरा काम है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, लेड रिसाइकलिंग का प्लांट्स ही बना के क्लाइंट को दे देते हैं, या पोल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट बना के क्लाइंट्स को देते हैं। करंटली कंपनी इज अमंग द लीडर्स इन इंडियन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो इंडियन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की ये लीडर है विथ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट। कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड टर्नकी प्लांट्स इन मोर देन 40 प्लस कंट्रीज। तो 40 से भी ज्यादा कंट्री में इनके टर्नकी प्लांट्स बनाए हुए। कंपनी गेट्स अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 10 कस्टमर्स। तो एक रिस्क जो इसका है कि कंपनी का है कि कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, कि 70% ऑफ द रेवेन्यू इनके टॉप 10 कस्टमर्स की तरफ से आता है। कंपनीज प्रोडक्ट केटर्स टू, किन किस इंडस्ट्री को ये केटर करता है? ऑटो, टेलीकॉम, पावर, न्यूक्लियर एंड मेडिकल इंडस्ट्री। यानी जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं, आप समझ जाओ मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता होगा। जो लीड का रिसाइकलिंग करते हैं, एल्यूमिनियम का रिसाइकलिंग करते हैं, वो ऑटो में, टेलीकॉम में यूज होता है।
और पावर में यूज होता है, न्यूक्लियर में बहुत जगह यूज होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन सारे इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं। अब आते हैं इनका बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है। तो इनका तीन मेन बिजनेस वर्टिकल है, जैसा मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग का काम, जहां रिसाइकलिंग का काम ये लोग करते हैं, लिड के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकिल करके कुछ प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं लोग। टर्नकी सॉल्यूशंस करना, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी ये लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे डिटेल में कि इनका क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या काम करती है कंपनी, किस तरह से करती है, तो ये काफी अच्छा यहाँ पर अपने को समझ में आ जाएगा। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या क्या है। बिजनेस सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टर्नकी सॉल्यूशंस। लेड का, एल्यूमिनियम का और प्लास्टिक्स का ये लोग रिसाइकलिंग का काम करते हैं। फिर आता है कि इनका प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, तो रिसाइकलिंग करके करते क्या, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेड का प्रोडक्ट्स में आप देखो, प्योर लेड बनाते हैं विथ 99.98% प्योरिटी। लेड का अलॉयज बनाते हैं। अलॉयज क्या होता है, जब लीड और लेड और किसी दूसरे मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, whenever two metals are combined in one, उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं। तो लेड का अलॉय बनाने का इनका काम है। रेड लीड बनाते हैं, लिथार्ज बनाते हैं, ग्रे ऑक्साइड बनाते हैं। फिर अभी इन लोग काफी बड़ा इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बना है, जिसके वजह से इनका मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है इनके, लेड शीट, लेड बॉल्स, लेड पाउडर, लेड ब्रिक्स, लेड प्लेट्स, लेड पाइप, ये सब काफी इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब ये वैल्यू चेन में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जहां से मार्जिन और भी ज्यादा इंप्रूव होता है। अल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अल्यूमिनियम इंगॉट्स बनाते हैं, स्क्रैप बनाते हैं, पेट स्क्रैप, पेट फ्लेक्स, HDPE एंड LDPE ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, और चिप्स बनाते हैं। तो ये सारा काम ये लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में इनका क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ग्रेविटा क्या है, ग्रेविटा इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग स्टेट ऑफ आर्ट नॉन फेरस मेटल। तो नॉन फेरस मेटल का प्रोडक्शन में इनका एक्सपर्टाइज है। नॉन फेरस मेटल में क्या आ गया, लेड आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। और उनका ये प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है, जयपुर राजस्थान में इनका प्रोसेसिंग यूनिट है। कंपनी कैरी आउट स्मेल्टिंग, अब इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही इनका मेन बिजनेस है। तो कंपनी क्या करती है, लेड का ओर कहीं से अरेंज करती है, या लेड के कॉन्सेंट्रेट अरेंज करती है, या लेड बैटरी के स्क्रैप्स कलेक्ट करती है, अल्यूमिनियम के स्क्रैप कलेक्ट करती है। तो ये सब इनके लिए एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया। ये सब कुछ कलेक्ट करके ये लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। ठीक है, और स्मेल्टिंग करने के बाद ये लोग बनाते हैं सेकेंडरी लेड मेटल या अल्यूमिनियम इनगॉट्स बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा मन में कि ये स्मेल्टिंग क्या होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होता है ये समझिए। स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम आयरन ओर में से आयरन को निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयरन ओर है उसमें से आयरन निकाल लिया, लेड ओर है उसमें से लीड निकाल लिया, लेड के कॉन्सेंट्रेट में से लेड निकाल लिया, लेड बैटरी स्क्रैप है, उस स्क्रैप में से अदर प्रोडक्ट्स को साइड हटा के जो मेरे काम का चीज है उसको बाहर निकालना। तो स्मेल्टिंग इस काम में मदद करता है। तो वही ये लोग क्या 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 करते हैं, इनके लिए जो मेन रॉ मटेरियल का काम क्या कौन करता है, लेड और लेड कॉन्सेंट्रेट, लेड बैटरी स्क्रैप, ये सब ये लोग कलेक्ट करते हैं। अल्यूमिनियम के भी स्क्रैप कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक के भी स्क्रैप कलेक्ट करते हैं। और सबका स्मेल्टिंग करने के बाद ये लोग क्या बनाते हैं, लेड का मेटल बनाते हैं। प्रोडक्ट्स मैंने अभी बताया क्या क्या प्रोडक्ट्स, ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अल्यूमिनियम के इनगॉट्स बनाते हैं, इनगॉट्स में से फिर और भी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ये पूरा चेन है इनका, जिस तरह से इनका बिजनेस होता है। तो कभी भी हम लोग किसी कंपनी में जब रिसर्च करते हैं, जब तक हमको उनके बिजनेस करने का तौर तरीका नहीं समझ में आएगा ना, आप कभी भी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंस आपके मन में नहीं आएगा। जब तक आपका नॉलेज पूरा क्लियर नहीं होगा कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है पूरा डिटेल में, तब तक क्या होगा, आप इन्वेस्ट कर भी दोगे ना तो 2 4 5 रुपए 10 रुपए शेयर का भाव गिर जाएगा, आप हड़बड़ा के लॉस बुक कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने अपने नॉलेज से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने किसी के बोलने पे इन्वेस्ट किया, या आधा अधूरा नॉलेज पे इन्वेस्ट किया। और इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं, हमें आधा अधूरा नॉलेज से इन्वेस्ट नहीं करना है। हम एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करें, पर उसका हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तभी आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा पाएंगे। वरना क्या होगा, जहां थोड़ा सा शेयर का प्राइस गिरा, मार्केट गिरा, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, आप लॉस बुक कर लोगे। और उसके बाद अचानक से देखो आज कैसे एक दिन में 13% बढ़ गया, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम लोग का नॉलेज क्लियर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया।
यूजेस क्या होता है, ये जो लेड अलॉयज बनाते हैं, जो एल्यूमिनियम इनगोट्स बनाते हैं, ये कहाँ काम आता है? तो लेड एंड लेड अलॉयज आर कॉमनली फाउंड इन पाइप्स, स्टोरेज बैटरीज, वेट्स, अम्यूनिशंस, फिशिंग सिंकर्स, केबल कोवर्स, शीट्स, ठीक है, रेडिएशंस के लिए जो शील्ड बनाए जाते हैं उसमें। द लार्जेस्ट यूज ऑफ लेड इज स्टोरेज बैटरी। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है लेड का वो किसमें होता है? जो लेड एसिड बैटरी, देखिए दो तरह का बैटरी अभी तक हम लोग जानते हैं। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो बाजार में वो है लिथियम आयन बैटरी। क्यों? क्योंकि सब कोई बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा उसमें लिथियम आयन बैटरी का जरूरत पड़ेगा, लिथियम आयन बैटरी का। पर वो तो ठीक है, वो तो लिथियम आयन जब आएगा तब आएगा। पर अभी हम लोग कौन सा बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी हम लोग लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें लेड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। तो लार्जेस्ट यूज अभी जो लेड का है वो लेड एसिड बैटरी। और इतना जल्दी ईवी ईवी आएगा, ठीक है, वो आने में अभी 2 4 5 साल लग जाएगा। तब तक लेड एसिड बैटरी का डिमांड रहेगा। लोग बहुत ज्यादा हाइप हो जाते हैं ईवी के नाम से, कि लगता है जैसे कल ही पूरे बाजार में सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा। नहीं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, हाँ ईवी में कन्वर्ट हो रहा है, बट इट विल टेक इट्स टाइम। तो 4 साल 5 साल तो लग जाएगा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि ईवी का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, ईवी सब जगह ईवी का गाड़ी चल रहा है। ठीक है, बट इट विल टेक इट्स टाइम। तब तक हम लोग अभी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां लेड का सबसे ज्यादा डिमांड है। अल्यूमिनियम इनगोट्स ये लोग जो बनाते हैं, ये कहाँ काम आता है? दे आर स्मेल्टेड फ्रॉम अल्यूमिनियम स्क्रैप, यानी अल्यूमिनियम स्क्रैप को स्मेल्टिंग करके वहां से क्या निकाला जाता है? अल्यूमिनियम इनगोट निकाला जाता है। फिर उससे क्या बनाया जाता है? उससे बनाया जाता है एल्क्लेड अल्यूमिनियम शीट्स एंड अल्यूमिनियम केजिंग्स। ये बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये कंपनी का एक्चुअली धंधा क्या है। कि ये लोग सब जगह से स्क्रैप कलेक्ट करते हैं। पहले खाली ये लोग लेड पे काम किया करते थे, अब ये लोग अल्यूमिनियम और प्लास्टिक्स का भी काम करते हैं। तो लेड का ओर कलेक्ट करते थे, उसको रिसाइकल करते थे, लेड का प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब ये लोग अल्यूमिनियम में भी यही काम कर रहे हैं, प्लास्टिक्स में भी यही काम कर रहे हैं। इनका मेन मेन प्रोडक्ट्स क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो इनका मेन है, जहां से अभी मार्जिन इनका काफी इंप्रूव हो रहा है दिन पे दिन, वो क्या क्या है? कस्टमाइज्ड लीड अलॉयड्स बनाते हैं। जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वैसा बना के देते हैं। लेड का शीट्स बनाते हैं, लेड के ब्रिक्स बनाते हैं, रेड लेड बनाते हैं, लीड ऑक्साइड बनाते हैं, कस्टमाइज्ड अल्यूमिनियम अलॉयज बनाते हैं। तो लेड अलॉयज बनाते हैं, अल्यूमिनियम अलॉयज भी बनाते हैं, प्लास्टिक के ग्रैन्युअल्स बनाते हैं, पेट के फ्लेक्स बनाते हैं जो फूड ग्रेड के होते हैं। तो ये सारा चीज ये लोग बनाते हैं अपने स्क्रैप को रिसाइकल करने के बाद। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से इनका जो रिवेन्यू है, आप देखो 2016 में सिर्फ 26% हुआ करता था, ये बढ़ते बढ़ते 2021 में 44% हो गया। अभी 2022 में थोड़ा सा गिर के 42% हुआ है। बट 40% के ऊपर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बिजनेस आ रहा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 50% से ज्यादा बिजनेस इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आने चाहिए। और उसके तरफ ये लोग दिन पे दिन नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इनका जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत एडवांटेजियस है, उसको समझते हैं। इंडिया में इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 3 जो है ये जयपुर में लोकेटेड है। और यूनिट 4 जो है ये गुजरात में गांधीधाम में, यूनिट 2। और यूनिट 4 जो है ये आंध्र प्रदेश में। अब गुजरात भी पोर्ट सिटी है और आंध्र प्रदेश भी पोर्ट सिटी है। तो यूनिट 2 एंड यूनिट 4 आर लोकेटेड नियर बाय द कस्टम पोर्ट एंड आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओवरसीज बिजनेस। यानी कंपनी का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बेसिकली यूनिट 2 और यूनिट 4 से होता है, क्योंकि वो लोग पोर्ट के बहुत करीब है। उसके अलावा इंडिया के बाहर इनका कौन सा प्लांट है? अच्छा, अभी ये लोग कंपनी इज ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग अ न्यू प्लांट एट मुंद्रा गुजरात। तो अभी एक नया प्लांट ये लोग स्टैब्लिश करने के कगार पे हैं। गुजरात में एक और नया प्लांट ये लोग लेके आ रहे हैं। तो गुजरात में ऑलरेडी दे हैव यूनिट 2, एक और मे बी यूनिट 5 ये लोग लेके आ रहे हैं गुजरात में मुंद्रा में। तो इंडिया में अभी 4 फैसिलिटी है, वो बढ़ के 5 हो जाएगा। फर्दर इट हैज यूनिट्स लोकेटेड इन घाना, मोजम्बिक, तंजानिया, निकारगुआ, सेनेगल, जमाइका एंड श्रीलंका। तो ये 5 6 कंट्री में और इनके पास अलग अलग फैसिलिटी है। और यहां पर इनको क्या एडवांटेज मिलता है कि ये जितने भी कंट्रीज का मैं नाम बता रहा हूं, ये लोग जहां पर लोकेटेड है वहां पर काफी लेड का स्क्रैप पाया जाता है। और वहां पर सबसे अच्छा बात है कि एज वेल एज वहां पर कस्टमर्स भी मिलता है। यानी ऐसा जगह है जहां पर स्क्रैप भी आपको मिल जाता है, और स्क्रैप को रिसाइकल करके आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसके खरीदार भी आपको मिल जाते हैं। तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता एक बिजनेस के लिए, कि आप एक जगह अपना फैक्ट्री लगाए हैं
वहीं पर से आपको बगल से स्क्रैप मिल गया, आपने उसको रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाया और वहीं के वहीं कस्टमर भी आपको मिल गया, आप वहां पर बेच दिए। तो ये तो दोनों एडवांटेज इनको यहां से मिलता है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ द सब्सिडरीज जो है इनके, दे गेट ड्यूटी एडवांटेज ऑन सेल ऑफ इन यूरोपियन मार्केट। और फिर क्या है, जब ये लोग यूरोपियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो वहां से गवर्नमेंट के तरफ से भी इनको ड्यूटी में और टैक्सेस में छूट मिलता है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आप एक जगह प्लांट लगाए, रॉ मटेरियल भी मिल गया, वहीं पर कस्टमर भी मिल गए, और अगर आप वहां से यूरोप में बेचते हो तो सरकार बोलती है हम आपको टैक्स और ड्यूटी में भी छूट देंगे। तो इनको यहां पर फॉरेन में जितना भी है वहां से काफी खासा एडवांटेज है। कैपेसिटी किसमें कितना है इनका, आप देख सकते हैं, 1,21,800 टन का लीड रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, 19,200 एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, 26,400 प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके पास, 100+ ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 1200+ वर्कफोर्स। नया प्लांट अभी जयपुर में इन्होंने 14 सितंबर 2021 में इन लोगों ने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का प्लांट चालू किया है। मोजाम्बिक में, जयपुर में नहीं किया, सॉरी, ये न्यूज का आर्टिकल है जयपुर का। इन्होंने प्लांट चालू किया मोजाम्बिक में। तो अभी मैंने नाम मोजाम्बिक का लिया था, वो स्टार्ट कहां पर हुआ है, एल्यूमिनियम का प्लांट लगाया इन्होंने मोजाम्बिक में। तो उससे इनको एडवांटेज क्या होगा, तो उनसे कंपनी विल बी प्रोक्योरिंग डोमेस्टिक एल्यूमिनियम स्क्रैप फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दिस प्लांट, and it will cater to the needs of aluminum die casting component manufacturers in auto and FMCG sector in South and East Asian market। यानी इस कंपनी में मोजाम्बिक में क्या है, एल्यूमिनियम का स्क्रैप बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये लोग को वहां पर प्लांट लगाने से एडवांटेज क्या है कि वहां से एल्यूमिनियम का स्क्रैप इन लोग को काफी सस्ते दाम पे मिल जाएगा, और वहां पर ये लोग एल्यूमिनियम का प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका डिमांड कहां पर बहुत है, साउथ एंड ईस्ट एशियन मार्केट में ऑटो एंड एफएमसीजी सेक्टर में उसका काफी डिमांड है। तो वहां पर ये लोग बहुत आसानी से बेच पाएंगे। तो इनका जो एनुअल कैपेसिटी है जो ये लोग लगाए हैं, इट इज अराउंड 4,000 टन पर एनम। और एग्जिस्टिंग इनका लीड फैसिलिटी मोजाम्बिक में, इनका लेड का ऑलरेडी 4,500 का कैपेसिटी है। उसी प्लांट में इन्होंने अल्यूमिनियम का एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, ऐसा नहीं कि एक नया फैक्ट्री लगाया। मोजाम्बिक में ही एक ही कैंपस में पहले खाली लेड का रिसाइकलिंग प्लांट था 4,500 टन का, उसमें अभी एल्यूमिनियम का भी एक नया प्लांट इन्होंने लगाया है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग एन एडिशनल रेवेन्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ पर एनम। तो एडिशनली कंपनी उम्मीद कर रही है ये जो नया एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उससे 50 करोड़ का टॉप लाइन आएगा, विथ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 18%। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर प्रोक्योरिंग एंड कमीशनिंग ऑफ दिस प्लांट। फिर इनका एक चित्तौड़ में जो प्लांट है उसमें अभी नया कैपेसिटी इन्होंने लगाया है। ये न्यूज आया 16 अगस्त 2021 को। तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, अ लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी हैविंग इट्स प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब, इज ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज इंक्रीज्ड इट्स एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग यूनिट्स सिचुएटेड एट चित्तौड़। तो जो एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग यूनिट था चित्तौड़ में उसको और बढ़ा लिया है, 10,200 टन पर एनम से उसका कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है। और टोटल कैपेसिटी अभी कितना हो गया है, 38,200 टन का कैपेसिटी हो गया। ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन होगा, द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेड प्लांट विल केटर टू द नीड्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टमर। यानी यहां से डोमेस्टिक कस्टमर को भी ये लोग सामान सप्लाई करेंगे और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी करेंगे। द इन्वेस्टमेंट इज सेड कैपेसिटी एक्सपेंशन इज अराउंड 1 करोड़। तो इसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, लगा है, जो कि कंपनी ने पूरा इंटरनल अप्रूवल से किया है, कोई डेट नहीं लिया कंपनी। एंड ऑल द इक्विपमेंट्स आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इन द कंट्री हाउस प्रोजेक्ट डिवीजन यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। और सारा जो डिजाइनिंग है वो कंपनी ने खुद किया है। जब ये टर्नकी प्रोजेक्ट्स में दूसरों को प्लांट बना के देते हैं तो अपना प्लांट तो खुद ही बनाएंगे ना। इसी वजह से 1 करोड़ में ये पूरा प्लांट बन गया, किसी और से करवाते तो ज्यादा महंगा पड़ता। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू ऑफ 150 करोड़ इन एन ईयर। ये जो एडिशनल कैपेसिटी में 1 करोड़ का खर्चा कर रही है और वहां पर 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी, जस्ट इमेजिन द टर्नओवर। 1 करोड़ का खर्चा से 150 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, द प्लांट हैज कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ डोमेस्टिक स्क्रैप अवेलेबल। तो हम लोग को डोमेस्टिक में काफी स्क्रैप अभी अवेलेबल है विथ लार्ज टेलीकॉम प्लेयर्स। उसको एडवांटेज, उस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए इन्होंने ये कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। तो कहां कहां से इनको स्क्रैप मिल जाएगा, टेलीकॉम प्लेयर से मिल जाएगा, आईटी इंडस्ट्री से मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप से मिल जाएगा, और साउथ में बहुत जगह है जहां से इनको स्क्रैप बहुत आसानी से मिल जाएगा।
The company has contract to collect their pan India scrap in cost effective manner and by exporting the finished goods using the nearest चेन्नई पोर्ट. तो यानी ये लोग पैन इंडिया में इनका फैसिलिटी है, तो वहां से स्क्रैप कलेक्ट करके यहां पर कैपेसिटी बढ़ा लिया है, रिसाइकलिंग करेंगे और देश विदेश में बेचेंगे, चेन्नई पोर्ट को यूज करके एक्सपोर्ट भी करेंगे. This plant will help the company to further strengthen its presence in South market and also export to Southeast Asian market. तो क्या बेनिफिट हो रहा है अपने को समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन करके 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 150 करोड़ का टॉप लाइन जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और डोमेस्टिक मार्केट में भी सामान को बेचेंगे. टर्नकी सॉल्यूशंस में इनका क्या काम है? तो टर्नकी में लोग क्या करते हैं, कंपनी ऑफर्स टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग. तो लेड एसिड बैटरी का रिसाइकलिंग का प्लांट बनाने का ये लोग काम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, ऑफ प्रोसेस एंड प्लांट. वी आर वन ऑफ द लीडिंग टर्नकी प्रोजेक्ट सप्लायर्स ऑफ लेड स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का जो मशीन होता है वो भी बना के देते हैं, रिसाइकलिंग का मशीन बना के देते हैं. थ्रू आवर टर्नकी प्रोजेक्ट्स वी ऑफर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस टू आवर कस्टमर. यानी कस्टमर को जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा प्लांट बना के दे देते हैं. आवर टर्नकी प्रोजेक्ट्स आर रेडी टू स्टार्ट प्रोडक्शन एट फुल कैपेसिटी विद इन 5 to 6 मंथ. तो हम लोग का ऑर्डर मिलने के बाद 5 से 6 महीना में सब कुछ रेडी हो जाता है और प्रोडक्शन के लिए एकदम सब कुछ रेडी हो जाता है. ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि की फीचर्स टंकी में क्या क्या की फीचर्स है, मशीन्स क्या क्या बना के देते हैं, आप पॉज करके वीडियो में पढ़ सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में इनका छोटा है. ये लोग बोल रहे हैं कि ग्रेविटा इज अ लीडिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ग्रुप डीलिंग इन नॉन फेरस मेटल्स लाइक लेड लेड मेटल, लेड प्रोडक्ट्स, लेड शीट. तो ये सब नाम हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इसमें ये लोग डील करते हैं जहां ये लोग कभी कभी ट्रेडिंग का काम भी करते हैं. प्रोडक्शन तो करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सीधा फिनिश गुड्स खरीद के ट्रेडिंग भी कर देते हैं, तो ये काम भी करते हैं. इंपोर्ट में ये लोग बेसिकली क्या इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं स्क्रैप ऑफ ऑल द टाइप. सारे टाइप का स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो लेड बैटरी का हो, केबल स्ट्रिपिंग का हो, मिक्स्ड हार्ड हो, सॉफ्ट लीड हो, सब तरह के स्क्रैप को लेते हैं, कंसेंट्रेट को लेते हैं, रिसाइकलिंग करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं. दिस इज व्हाट दे बेसिकली डू. अभी तक इनका जर्नी देखते हैं कि क्या इनका जर्नी रहा है. इनका जर्नी क्या रहा है, 1994 में इन्होंने पहला लेड का रिसाइकलिंग प्लांट जयपुर में लगाया. 2001 में इन्होंने पहली बार श्रीलंका में एक ओवरसीज रिसाइकलिंग यूनिट तैयार किया. 2007 में घाना में पहला यूनिट लगाया. फिर 2010 में ये एनएससी बीएससी में लिस्ट हुआ. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पहली बार जयपुर में 2013 में इन्होंने बनाना चालू किया. फिर ये लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग में इंटर किए, पहले खाली लेड में हुआ करते थे. फिर 2016 में इन्होंने एल्यूमिनियम का रिसाइकलिंग भी काम चालू किया. फिर एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम अफ्रीका में ले गए, पहले तो इंडिया से स्टार्ट किया, फिर अफ्रीका में भी ले गए. 2021 में न्यू रिसाइकलिंग फैसिलिटी मुंद्रा प्लांट में ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया और अभी 2022 में एक रबर का रिसाइकलिंग यूनिट ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते जा रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट द कंपनी. ये कंपनी सिर्फ एक ही चीज में नहीं है. ये लोग पहले लेड में घुसे, लेड में अपने आप को एक्सपर्टाइज किया, वहां से ये लोग प्लास्टिक में गए, प्लास्टिक में ठीक ठाक किया, अल्यूमिनियम में गए, अल्यूमिनियम से अब ये लोग रबर रिसाइकलिंग में जा रहे हैं. आगे चल के देखिएगा जैसे जैसे लिथियम आयन बैटरी का ईवी में लिथियम आयन बैटरी का डिमांड बढ़ेगा, तो वहां पर जब ईवी का लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप होने लगेगा ना, ये लोग लिथियम का भी रिसाइकलिंग में चले जाएंगे. ऑलरेडी ये लोग जापान की और किसी कंपनी से बात चल रहा है इनका टेक्नोलॉजी के लिए, बट अभी लिथियम में ये लोग इंटर नहीं किए, बट इनका ऑलरेडी बात चल रहा है. ये लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पे स्टडी कर रहे हैं कि कैसे लिथियम का रिसाइकलिंग किया जाए ताकि लिथियम बैटरी को भी ये लोग केटर कर पाए. तो कंपनी ऑल हम लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कितना फॉरवर्ड लुकिंग है. लिथियम का तो अभी वेस्ट आने में, लिथियम के वेस्ट आने में अभी टाइम लगेगा, बट दे हैव ऑलरेडी इन द प्लान. ई वेस्ट का भी ऑलरेडी ये लोग प्लान में है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई व्हाइट गुड्स से जो वेस्ट आएगा उसको हम लोग किस तरह से केटर करेंगे, उसका हम लोग कैसे रिसाइकलिंग करेंगे. तो काफी कंपनी का फ्यूचरिस्टिक जो विजन है ना वो काफी क्लियर है और बहुत अच्छा है. दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट दिस कंपनी.
अब देखते हैं कि इनका विजन क्या है। 2026 का इन्होंने अपना विजन बताया कंपनी ने। ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या अटेन करना चाहते हैं, 2026 तक हम लोग कहां पहुंचना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं हम लोग नया रिसाइकलिंग वर्टिकल स्टार्ट करेंगे, अभी जो है वो तो है। एडिशनली में कहा जाएंगे ई वेस्ट, लिथियम रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग, कॉपर और पेपर रिसाइकलिंग। तो 5 और नए वर्टिकल्स इनका चालू करने का मन है। फिर 25% के कैगर से कंपनी 2026 तक ग्रो करना चाहती है अपने टॉप लाइन को, और 35% से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करना चाहती है। ये लोग 2026 तक 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन करना चाहते हैं, 50% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ये बिजनेस करना चाहते हैं, और 25% ये लोग नॉन लेड से बिजनेस करना चाहते हैं। तो दिस इज देयर विजन, कंपनी का ये विजन है जहां पर ये लोग पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने ये पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग जब पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे तब डिटेल में आएंगे और समझेंगे कि अब इनका अभी का परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 का कैसा रहा है, कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, और मैनेजमेंट को समझने के बाद अल्टीमेटली ये कंपनी का वैल्यूएशन कहां तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस पार्ट 1 को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 2 को आप जरूर देखिएगा, जहां पर हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और इसका वैल्यूएशन को ट्रैक करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर आपको पसंद आया। अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। और हमारे पार्ट 2 को जरूर देखिएगा जिसमें हम वैल्यूएशंस और बिजनेस को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।